हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पूजा टिल्लो। जैसे कि आप सभी की डिमांड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जेंडर स्कूल सोसाइटी 5A का फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक आप लोगों के सामने। ये जो क्लास रहेगी ये बोथ लैंग्वेज रहेगी, हिंदी एंड इंग्लिश, बट मैं बोलूँगी ज़्यादातर हिंदी में बिकॉज इंग्लिश में जो आपके नोट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तरीके से आपके आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। जैसे जेंडर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट, या फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगी जैसे जेंडर सोशलाइजेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जेंडर इश्यूज, आपके लैंडमार्क सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स या जेंडर बायसनेस, इस तरीके के काफी आपको मिलने वाले हैं। आइडेंटिटी क्या है जेंडर की, वो सारी चीजें जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। लिंग पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, लिंग पहचान की अवधारणाएं क्यों जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको जैसे कि पता है लैंगिक पहचान वह प्रत्यय है, मीन्स वो चीज है जिसके अंदर क्या होता है, पुरुष या महिला होने का बोध कराया जाता है कि ये महिला है ये पुरुष है। इसका सामाजिक सोच से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसके अंदर केवल और केवल मनुष्य के शरीर के बिहाफ पर उनको बांटा जाता है लड़की और लड़के के अंदर। जन्म लेते ही लैंगिक पहचान अस्तित्व में आ जाती है और पहचान कर दी जाती है कि लड़का हुआ या लड़की। जैविक रूप से अगर बात करें महिलाओं के संबंध में विशिष्ट व्यवहार, उनकी स्त्रीत्व, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। जबकि जैविक रूप से अगर पुरुषों की बात करें, विशिष्ट व्यवहार पुरुषार्थ बोलते हैं उसे, पुरुषार्थ कहा जाता है कि मनुष्यों में जो पुरुष होते हैं उनके अंदर होता है। इसका सामाजिक रूढ़िवादिता में कोई सको मतलब रूढ़ियों में कोई भी क्या कहते हैं उसको, सरोकार नहीं होता, मतलब इनका कोई योगदान नहीं होता वहां। इसका सरोकार शारीरिक संघर्ष, मतलब इसका संबंध सीधा सीधा शरीर से है, ना कि सामाजिक किसी भी चीज से। ठीक है। उसके बाद लिंग पहचान का अर्थ अगर यहाँ बोले हम, मीनिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, मैं ये दोनों लैंग्वेज में बता देती हूँ। जैसे आपको पता है समाज की बदलती परिस्थितियों में अगर बात करी जाए, पुरुष और स्त्री का अपना मूल स्वरूप बना दिया गया है, लैंगिक अस्तित्व है उनका। लिंग पहचान जिसे कहा जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों में ही अपने अस्तित्व शुरू से ही रहते हैं, लेकिन पहले नहीं माने जाते थे, अब माने जाते हैं। इंग्लिश के अंदर मैं आपको यहाँ पिक्चर दे दूंगी। जैसे बोल रहा है, जेंडर आइडेंटिटी इज डिफाइंड एज अ पर्सनल conception of oneself, a man and female. This is concept of identically related to the concept of gender role। यहाँ पर ऑलमोस्ट जेंडर रोल की बात हो रही है। उनको बांटा गया है महिला और पुरुष के अंदर उनके शरीर की संरचना के हिसाब से। तो इसी को आपका क्या कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी की जो परिभाषा है वो देने के बाद यहाँ आपका जो पूरा सारा कुछ आ जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समकालीन समाज के अंदर अगर बात करें, महिलाएं समाज की मुख्य धारणा से कट कर रहती थी और भविष्य के मतलब भविष्य की कोई भी चीजों को उनका निर्णय नहीं लेती थी। अनिश्चित रहता था, बेबस रहती थी वो सारी। पर अगर बोला जाए तो उनका कोई मूल्य नहीं समझा जाता था वहां पर। मान्यताएं ऐसी थी कि उनका विकास और मतलब उनके विकास के अंदर रुकावटें बहुत सारी लाई जाती थी, सामाजिक भेदभाव के शिकार वो सब होती थी समाज के अंदर। तो ये प्राचीन समाज में है, जैसा मैंने आपको पहली क्लास में बताया, सेम कुछ उसी तरीके का इसके अंदर लिखना है। इस प्रकार अगर हम बोले लैंगिक अस्तित्व का जो भावा अर्थ है महिलाओं का और पुरुषों का, वर्तमान और भूतकाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट इन दोनों के अंदर है। पहले इसे सामाजिक माना जाता था, लेकिन अब इसको लैंगिक दर्जा दिया गया है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले, लिंग पहचान से तात्पर्य क्या होगा, व्यक्ति द्वारा किसी भी स्त्री या पुरुष के रूप में उसकी खुद की पहचान, इसे कहा जाएगा। उनकी बनावट, उनके व्यवहार, उनका जीवन, मतलब कैसे रहना है उनको आगे, ये सारी चीजें ये निर्धारित करता है उनका क्या, उनकी पहचान, लिंग पहचान। तो यहाँ आपको इंग्लिश में भी मैंने डेफिनेशन दिखा रखी है। जेंडर आइडेंटिटी इज अ पर्सनल सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद आइदर द मेल और फीमेल सेक्स एज मैनिफेस्टिंग in appreciations, behavior and other aspects of a person's life।
मीन्स ये उसकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी है, मीन्स वो खुद को कैसे पहचानेगा, ये होता है जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, लिंग पहचान जन्म से हो जाती है, जन्म से निर्धारित हो जाती है। ऐसे नहीं है कि बच्चा है तो अभी कुछ और है, बड़ा होके कुछ और जाएगा, नहीं। उसका जो लिंग पहचान है, जब वो पैदा हुआ, जब वो पृथ्वी पे, मीन्स पृथ्वी में भी क्यों बोलेंगे, जब वो अपनी माँ के पेट में आया, तो उसका निर्धारित हो जाता है लिंग। ये आप सबको पता है कि कैसे हो जाता है, तो यही आपका क्या है, लिंग पहचान कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा पढ़ लीजिएगा। मैं क्लास को थोड़ा छोटा रखना चाह रही हूँ, रीजन है कि कल एग्जाम है और देर बहुत ज्यादा हो चुकी है। लिंग पहचान यहाँ पर आपके विकास और मतलब इन सब चीजों से नहीं जुड़ी है, कोई परिभाषा आप नहीं दे सकते हैं उससे। लिंग पहचान का तात्पर्य लोगों के रोग, मतलब जो उनकी खुद की क्या बोलेंगे कि खुद की पहचान है, खुद के लिए है। बच्चों के अंदर, वयस्कों के अंदर, सबके अंदर अपनी खुद की एक पहचान, लिंग पहचान कहलाती है। माता पिता के लिए ये मतलब एक पूरा मतलब यहाँ पर दिया गया है कि कैसे वो माता पिता के लिए दंड बन गया, कैसे वो मीन्स क्यों, क्योंकि देखो महिलाओं को बहुत ज्यादा मीन्स अलग अलग बिहेवियरल चीजों से गुजरना पड़ता है उन्हें, मतलब कहीं पे उन्हें कुछ फेस करना पड़ता है, कहीं पे कुछ, तो ये माता पिताओं के लिए बहुत ज्यादा मीन्स दुखदायक भी हो जाता है, एक बार दंड के रूप में भी हो जाता है पुत्री पैदा होना। और कई बार ऐसा होता है कि जो बेटा है वो भी मतलब बहुत खराब निकल जाता है, तो वो भी एक दंड ही है माता पिता के लिए। फिर है लिंग पहचान के पहलू क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। पहला है मनोवैज्ञानिक पहचान, यानी कि आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्या होते हैं साइकोलॉजिकल, आपको पता है कि जो लड़की है जो लड़का है, दोनों की मानसिकता में फर्क पाया जाता है। मानसिकता पक्ष के अंदर अगर बोले, विवरण किया जाए या विश्लेषण किया जाए किसका, इसने फ्रॉडन ने दिया था, इसका विश्लेषण किया था। फ्रॉडन के अस्तित्व में अगर कहा जाए, जो मानव व्यक्तित्व के विकास में स्वार्थी अभिव्यक्ति माना जाता है, यानी स्वाभाविक व्यक्ति अभिव्यक्ति माना जाता है किसका, कि वो खुद के अंदर व्यक्तित्व लाए, किसका, मानवता का। ठीक, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो मनुष्य है उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, होती भी है। वो मार देता है, वो ये है कि जब कोई लालची हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो अपने आप मर जाती है। अब जैसा बच्चा आपने आस पड़ोस में देखेगा, आपने परिवार में देखेगा, बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर परिवार बहुत ज्यादा फैमिलियर है, बहुत ज्यादा भावुक है, तो बच्चा भी थोड़ा बहुत वैसा बनेगा। अगर बहुत ज्यादा क्रूरता है फैमिली में, बहुत ज्यादा मीन्स लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चे पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना पड़ता है, और बच्चा धीरे धीरे वही बन जाता है जो वो देखता है। लैंगिक अस्तित्व की अगर बात करें, स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर समाज में उनकी खुद की एक पहचान होती है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के आधार पर अगर बोले, तो वहां पर उनकी खुद की एक पहचान, एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है। वर्तमान समय में अगर बात करें, महिलाएं एक मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस में है, मीन्स अस्तित्व के संकट में है, के दौर से गुजर रही हैं। क्यों, क्योंकि महिलाओं की अपनी मानसिकता जो है, संरचना है, कि उसके आधार पर वो अपने आप को ये नहीं सोच पा रही, क्या मैं घरेलू हूँ या मैं कामकाजी हूँ। क्योंकि पहले कहा जाता था जो पुरुष है वो ही केवल काम कर सकता है, महिलाएं घर में खाना पकाएंगी, महिलाएं घर का काम करेंगी, घर संभालेंगी, बच्चे पालेंगी, बच्चा पैदा करेंगी, ये सारी चीजें, क्योंकि आप ऊपर पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। बट महिलाओं को अब आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगे हैं। इसकी रियलिटी क्या है कि वो खुद को काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, पैदा भी कर रही हैं, सारी चीजें वो कर रही हैं, उसके बाद वो समझ नहीं पा रही कि वो अब है क्या। तो यहाँ आपका ये कुछ इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। जैसे आइडेंटिटी है आपकी, आइडेंटिटी क्राइसिस है, किस लिए होता है, जैसे भेदभाव, शैक्षिक अवसरों की जो कमी है उसके कारण जो उनकी उन्नति नहीं हो पाई, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना पाना, ये आइडेंटिटी हो गई। अब ये सारे आपके कौन से हैं, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स है ये सारे। ठीक है, जो ये ऊपर वाला पैराग्राफ है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है वो इस फ्लो चार्ट के अंदर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है, बाद आता है आपका समाज
शास्त्रीय पहलू यानी सोशलिकल सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स वो क्या हो जाते हैं आपके। तो ये आपके जॉर्ज हवर्ट मेड ने दिए थे। इसके अंदर मुझे, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मीन्स इसके अंदर ऑलमोस्ट वो चीजें आ जाएंगी जब कोई व्यक्ति मतलब दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तर देता है या कहता है कि मैं, मतलब वह मैं शब्द का प्रयोग करता है और मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये हो सकता है, मैं ये कर जाऊंगा या मैं ये नहीं कर सकता, ये सब चीजें जहां पर आ जाए, मैं वाले जो वाक्य हैं वहां मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये सारे जो उपरोक्त शब्द आपके आ जाते हैं, इनके अंदर क्या व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वता देने लग जाता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है और ये सही नहीं है। और एक होता है मुझे वाक्य वाला, मतलब वह बहुत ज्ञानी है, वह बहुत शक्तिशाली है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को ऊपर रखते हैं, अपने आप को उतना ऊपर नहीं रखते, दूसरों को महत्व देते हैं और इन वाक्यों में जो मानवता है वो दिखाई भी देती है। लैंगिक अस्तित्व के बारे में बात करें तो महिलाओं की जो असीमता है, जहाँ पर मैं यानी कि जो वह अपनी या मुझे यानी कि समाज, मीन्स यहाँ पर दो शब्द यूज किए गए हैं। अगर बोला जाए कि मैं, महिला बोल रही है मैं, तो उसका मतलब हो गया कि वो अपने लिए बोल रही है, और अगर मुझे बोला जाए तो इसका मतलब है कि वो समाज को बोल रही है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि महिलाएं किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, तो वो उनका खुद का बिहेवियर आ जाएगा जिसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में लाया गया, क्योंकि पहले के जमाने पे महिलाओं को समाज के अंदर कोई दर्जा नहीं दिया जाता था। महिलाओं को अपनी पहचान मिलनी मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब मिल चुकी है। उनका जो अस्तित्व है लगातार, मीन्स वो अपने अस्तित्व की मांग करती थी, अस्तित्व को समाज में मतलब आंदोलन, जो आंदोलन है उन सभी के जरिए वो अपने समाज में अपने आप को एक अस्तित्व देना चाहती थी। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपना अस्तित्व पाया, संघर्ष किए ताकि समाज के अंदर जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, वो सारी मान्यताएं हैं महिलाओं के खिलाफ, वो सारी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं, अपनी परिभाषाएं देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर महिलाओं का समाज में जो स्त्रीकरण है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे महिलाएं अपने आप को एक श्रेणी के अंदर रखकर अपने आप को मीन्स काम भी करवाती हैं, जगह दिलवाई है उन्होंने, अपना स्थान मीन्स सुनिश्चित करा है, लैंगिक अस्तित्व अपना बनाया है, प्रत्यक्ष रूप से वो समाजशास्त्रीय पक्षों में, ज्यादातर महत्वपूर्ण पक्षों में वो अपना योगदान देने लगी हैं। क्योंकि लैंगिक असमानता की बात करी जाए जिसके अंदर महिला पुरुषों की पहचान में जो व्यापक अंतर दिखाई देता था हमें किस चीज में, कि जो पुरुष हैं वे केवल काम कर सकते हैं, महिलाएं काम नहीं कर सकती, महिलाएं उच्च दर्जे पर नहीं जा सकती, महिलाएं डिफेंस में नहीं जा सकती, महिलाएं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर प्रकट करी गई थी जिनको महिलाओं ने नकारा और अपने आप को उन्होंने और ज्यादा अच्छे से आगे लेकर आए और अपने आप को हर फील्ड में हर सीढ़ी पर काम करने योग्य बनाया। ठीक है। अब यहाँ पर है ना, जैसे आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा है, ये बहुत सुंदर फ्लो चार्ट है जिसका अस्तित्व की प्रक्रिया इसके अंदर सारी बताई गई है। फैक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी, आपको यहाँ सारे कारक बताए गए हैं। तो जैसे कि हमने अभी बोला, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक, ये तीन पक्ष आपके आते हैं और ये तीनों पक्ष किन चीजों पे निर्भर करते हैं, अस्तित्व अश्मिता पे, अर्जित पे और लाए स्थिति पे, अर्जित नहीं हो पाना और अस्तित्वता संकट, ये आपको यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। ये कुछ आपको पता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस अभी आया है, नो अचीवमेंट मीन्स कोई भी चीज उन्होंने नहीं करी। फिर है डाइवर्जनिंग स्टेटस उनका, मीन्स कभी इधर कभी उधर, वो अपने आप को ढंग से नहीं जान पा रही है। फिर उन्होंने कुछ अर्जित कर लिया है, उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा इस फ्लो चार्ट को आप कैसे बना सकते हैं, तो इस फ्लो चार्ट को आप कैसे बना सकते हैं, आप ऊपर एक लिखेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर तीन पोर्शन आप बनाएंगे, तीन पोर्शन बनाने के बाद तीनों पोर्शन को आप मिला देंगे और उसके बाद आप इसका अलग से इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से फ्लो चार्ट को कैसे भी तोड़ मरोड़ के बदल सकते हैं।
उसके बाद राजनीतिक पहलू, जैसे ऊपर बात किया, आप सभी को पता था पहले राजनीति के अंदर महिलाओं को उतनी ज्यादा भूमिकाएं नहीं दी जाती थी और उनका योगदान बिल्कुल भी नहीं था। बट आज के समाज में अगर हम बात करें तो महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा हो गया राजनीतिक पहलुओं पर। जैसे जाति, धर्म, वर्गों और लिंगों के आधार पर आप लोगों के नेता चुने जाते हैं। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो महिला है, महिला सीट आरक्षित की गई है। और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार बोला जाए तो महत्वपूर्ण सिद्धांत अस्तित्व में लाए गए, जिसके अंदर महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया और समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, उनको न्याय के चारों ओर सिद्धांत, जितने भी आपको यहाँ 4 सिद्धांत दिख रहे हैं, इन सभी के अंतर्गत महिलाओं को मीन्स की जितने भी संकट थे उनसे बाहर निकाला गया और उनको एक अस्तित्व में उनकी पहचान दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पर आपको क्या है, अस्तित्व आ चुका है उनका। ठीक है, आइडेंटिटी आ गई है, आइडेंटिटी से उनको न्याय मिल रहा है और यहाँ फ्रीडम मिल गई है, उनको समानता मिल गई है और अधिकार मिल गया है। ये भी आपका फ्लो चार्ट है। अस्तित्व की राजनीतिक प्रक्रिया ये आपका रहेगा असम्यता। ठीक है, तो ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। फिर आपका यहाँ है अल्पसंख्यक होना और परंपरागत वर्चस्व या विशेषाधिकार। ये कहाँ समाज में जो लैंगिक अस्तित्व प्राप्त करे, राजनीतिक कारक जितने भी हैं उनकी दृष्टिकोण से जो असमिता है उसके अंदर 3 राजनीतिक कारक मुख्य रहते हैं। अब देखो यहाँ पर है ना, आप एक और फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्या बनेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर असमिता। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 2 3, पहला क्या है, अल्पसंख्यक, दूसरा है परंपरागत, तीसरा है विशेषाधिकार। ये 3 यानी एक और फ्लो चार्ट बन गया। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है लैंगिक अस्तित्व में जो ये 3 कारक थे, 1 2 और 3 कारक सारे क्या है, यहाँ पर संकट में पड़ जाते हैं। और ये संकट में पड़ जाते हैं तो यहाँ आपको लैंगिक अस्तित्व के जो मुख्य कारण है, जैसे परंपरागत वर्चस्व, यानी भारतीय समाज के अंदर संदर्भ में सदियों से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। पुरुषों को ही सबसे ऊपर उच्च माना गया है, पुरुषों को ये किया गया, वो किया गया। मतलब सारी रामायण फिर से घूम फिर के वहीं आ रही है, तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया गया और धीरे धीरे महिलाओं की पहचान बनी, महिलाएं अस्तित्व में आई, महिलाओं ने अपना निर्णय लेना स्टार्ट किया और महिलाओं ने अपनी पहचान एज आर लिंग यानी फीमेल स्थापित करी और अधिकार सारे लिए। आर्थिक पहलू, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करी जाए, सदियों से महिलाएं आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती, क्योंकि वो कमाती नहीं थी, वो अपने पिता, भाई और अपने पति पर निर्भर रहती थी। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। फैक्ट्रियों में महिलाओं को काम नहीं दिया जाता था क्योंकि वो उनके लायक नहीं होती थी या उनको खतरा होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इस तरीके से जो परिवार है, परिवार का पालन पोषण आर्थिक रूप से पुरुष करते थे और पुरुषों को ही हर चीज के लिए समर्थ माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, महिलाएं भी अपने आप को सक्षम बनाने लगी और महिलाओं की भूमिका आने लगी कहाँ, फैक्ट्रियों में, कारागारों में और सारी जगहों पे, कारखानों में और इन सब चीजों में, ताकि महिलाएं भी अपना योगदान दे पाए। और उसके बाद महिलाओं ने भी आर्थिक, जो ये आपका आर्थिक पहलू है, इसके अंदर अपना योगदान दिया। औपचारिक क्षेत्रों में महिलाएं अधिकतर थी, जैसे कृषि कार्य में, मकान बनाने में, इन सारे चीजों में थी। मधुमक्खी पालन में बोल दो, हथकरघा, मीन्स बहुत सारे ऐसी जगहों पे थी, लेकिन औपचारिक में नहीं थी। जैसे स्कूल, बैंक, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, इन सब में महिलाओं की काफी संख्या कार्यरत करवाई गई। कब, आजादी के बाद, उससे पहले नहीं थी। ठीक है, आज के समय में बोले तो हर जगह महिलाएं हैं। बहुत सारी बीमारियां और इन सब से छुटकारा महिलाओं ने दिलवाया है। मेडिकल फील्ड के अंदर महिलाओं की जो असमानता से संबंधित सबसे बड़ी बाधा कहाँ पर आई थी, जो वर्तमान स्थिति में जिम्मेदार कारक है, आर्थिक निर्भरता की कमी। मीन्स की जो महिलाएं हैं अब अपने आप पर निर्भर हो गई हैं, आर्थिक रूप से वो किसी और पर निर्भर नहीं है और खुद को सक्षम बना सकती है। नकद, धन, वेतन, इन सब में वो अब सक्षम हो चुके हैं। महिलाएं घर से बाहर जाकर नौकरियां कर रही हैं, पुरुष घर पर रहकर घर के काम भी कर रहे हैं। मीन्स कि दोनों बराबर हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि घर का काम केवल महिलाएं करेंगी, क्योंकि पुरुष उनका
बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। फिर लिंग पहचान का निर्माण मीन्स कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है जेंडर आइडेंटिटी का, उसके बारे में। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये सारी चीजें आपको तीन उसमें बांटा गया है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर लोगों को बांटा गया है, उनके धर्म, जाति, इन सब पे बांटा गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति में लिंग पहचान है, आपको पता है प्राचीन काल में अगर भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान था, और मतलब सब कुछ सिमिलर आ चुका है फिर से। फिर आ गया धार्मिक व्यवस्थाओं में लिंग पहचान। पहले पुरुषों को ही मंदिर में जाने का वो था, देवी देवताओं के अंदर मीन्स अगर बात करी जाए इष्ट देवताओं की पूजा वगैरह सिर्फ पुरुष ही करते थे, महिलाएं नहीं करती थी। तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में अगर बोले तो पहले पुरुषों को बहुत अधिक पढ़ाया जाता था, महत्वता दी जाती थी कि केवल पुरुष ही पढ़ेंगे, महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, दूर नहीं जाने दिया जाता था पढ़ने। दूसरी, तीसरी, पांचवी इनफ था, उसके बाद नहीं भेजते थे पढ़ने, उसके बाद शादियां कर देते थे उनकी। तो इस तरीके से शिक्षा के अंदर था। परिधान के आधार पर लिंग की पहचान अगर बोले हम, तो यहाँ जो के समाज में लिंग पहचान की परिधान के आधार पर मीन्स कैसे कहोगे, यानी कपड़ों के आधार पर। परिधान क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। मीन्स आपके सूट पैंट, ये सारी, धोती वोती कुर्ता। मीन्स जो पुरुष है पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, धोती पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे। लड़कियां क्या पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी, सलवार पहनेंगी, सूट पहनेंगी, ये सब। शारीरिक रचनाओं के आधार पर तो पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचनाएं अलग अलग होती हैं, उनकी आवाज अलग होती है, सारी चीजें अलग होती है। उनके आधार पर उन्हें अलग अलग बांट दिया जाता है। रोजगार व्यवस्था के आधार पर मीन्स की अगर आपको बात करी जाए, विद्यालयों में, बैंक में केवल लड़कियां नौकरी करेंगी, लड़के भी कर लेंगे। लेकिन जो कठिन परिश्रम है, जैसे फैक्ट्रियों में कह लो, या मजदूरी के उसमें कह लो, वहां पर, या फौज में कह लो, तो वहां पर क्या है, वहां पुरुष करेंगे, ऐसा मीन्स बांटा गया। जबकि अब सारी चीजें बदल चुकी है। वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग यानी कि क्लासिफाई अगर किया गया, तो समाज में जब इसको क्लासिफाई किया गया, या आवश्यक भी है, तो आवश्यक कैसे है या कैसे नहीं, तो विद्यालय में आयोजित होने वाले कुछ कार्यक्रम, ऐसे गतिविधियां हैं जिनमें छात्र छात्राओं दोनों के लिए होते हैं। किंतु कुछ ऐसे विभाजित कर दिए जाते हैं जिसमें केवल छात्र ही काम हिस्सा लेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल छात्राएं हिस्सा लेंगी। तो ऐसी कुछ गतिविधियां स्कूलों में बांट दी जाती हैं। योजनाओं के आधार पर अगर बोले, जैसे लाडली योजना कह लो आप, महिला के तीन पुत्री हैं तो उनको वो जो पेंशन वाली है, इस तरीके से बांटा गया है। आरक्षण द्वारा लिंग पहचान मीन्स की महिलाओं को मीन्स क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे आरक्षण भी हैं जिनके अंदर महिलाओं को प्रधानता दी गई है। जिसके तीन बेटियां ही हैं तो उनको, जिनके मतलब बहुत सारी विधवा की पेंशन, और मतलब महिलाओं को आरक्षण के उसमें बांट दिया जाता है। विकास के माध्यम में अगर लिंग पहचान बोले, तो विकास के आधार पर कैसे बोल सकते हो, बच्चों को और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों को ज्यादा प्रोत्साहित करना, तो उसके लिए उनको स्कूटियां दे देना, साइकिल दे देना, उनको लैपटॉप, टैब वगैरह ये सब देना, मुहैया करवाना लड़कियों को, कि अगर लड़कियां अच्छे नंबर लेके आ रही है तो उन्हें ये मिलेगा, पुरुष अच्छे लेके आ रहे हैं तो ये। तो इस तरीके से उन्हें लालच टाइप में देते हैं। समाजीकरण प्रथाओं द्वारा लिंग पहचान यानी क्या क्या, सोशलाइजेशन जो पार्टिसिपेट्स होते हैं उनकी वजह से क्या क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे महिला और पुरुष को बांट दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी फैमिली में ये अगर कोई बाहर का आके कुछ बोल रहा है, और आपके फादर वहां पर बोल रहे हैं, और आप जाकर अगर वहां कुछ बोल देती हैं, अगर लड़की वहां जाके कुछ बोल देती है तो उसको चुप करा दिया जाता है, क्योंकि वो एक लड़की है, लड़की को ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं है, उसको घर में रहने का अधिकार है। ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं। और अगर वहीं वो लड़की ना बोलकर लड़का बोले, तो वहां पर उसको ये समझा जाता है कि हाँ, ये अपने पिता का सहयोग कर रहा है, ये अपने पिता की बात रख रहा है। जबकि लड़की भी अगर वही सेम बात बोलती है तो लड़की को बोला जाता है कि ज्यादा बोल रही है, ज्यादा बोलना आ गया है, बहुत उड़ गई है, ये फलाना दिखड़ा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है। व्यवहार संबंधित सामाजिकरण प्रथाएं, जो मैंने आपको अभी बताई कि लड़की बेशक सही बोल रही हो लेकिन वो गलत है, लड़का अगर वही चीज बोल रहा है तो वो सही है। मीन्स पिता का साथ केवल लड़का दे सकता है, लड़कियां नहीं दे सकती, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अनुशासन संबंधित
यहाँ भी वही बात हो गई कि जो दोस्त हैं, लड़कियां दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकती, लड़के दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हैं। लड़कियां घर से बाहर फोन यूज नहीं कर सकती, लड़के घर से बाहर फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुशासन है। लड़कियां बाहर फोन यूज करेंगी तो वो आवारा हो जाएंगी और फलाना दिखड़ा इस तरीके से। कार्य आधारित सामाजिक प्रथाएं जो है मीन्स की, यदि घर का कोई भी भारी सामान उठाना है तो लड़के उठाएंगे, लड़कियां नहीं उठा सकती। कोई भी मतलब ऐसा काम करना है जो बहुत ज्यादा मेहनत वाला है तो लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। खेल कूद आधारित अगर बात करूं तो लड़कियां केवल बैडमिंटन खेल सकती हैं, लड़कियां केवल खो खो खेल सकती हैं, लड़कियां कबड्डी नहीं खेल सकती, लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती, लड़कियां फौज में नहीं जा सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे, हॉकी नहीं खेल सकती, बैट बॉल नहीं खेल सकती, इस तरह की जो धारणाएं हैं वो खेल कूद आधारित सामाजिक प्रथाएं कही जाती हैं। सोच संबंधित सामाजिक प्रथाएं मीन्स थिंकिंग के ऊपर उनकी, तो इसमें भी वही आएगी, कोई घुमा फिरा के ज्यादा बात नहीं करी जाएगी यहाँ पे। लड़कों को घर का चिराग माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आप लोगों के माइंड में आ जाएगी जब आप इसके बारे में लिखोगे। क्योंकि लड़कियों को पराया धन माना जाता है कि ये तो पराया धन है, इसकी कमाई नहीं खानी, इसका ये नहीं करना, इसका मुंह नहीं करना। और लड़कों को ये तो हमारा ही खून है, हमारा वंश चलाएगा, ये चलाएगा, वो चलाएगा, इस तरीके से। कार्य संबंधित क्षेत्रों में तो वही बात है, घर परिवार चलाएगी लड़कियां, समाज चलाएगा लड़का। और लड़के को मतलब बैंक वगैरह और ये आपके फौज फाज इनमें जाना चाहिए, लड़कियों को केवल बैंक और स्कूल यहीं तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे अच्छी और बेस्ट जॉब लड़कियों के लिए होती है। ठीक। आपका फिर है गुण आधारित तो सामाजिक प्रथाएं। अगर हम बात करें, लड़के लड़कियों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। लड़कियों के मुख्य गुण क्या है? सहनशील होनी चाहिए लड़की, चाहे कोई कितना ही बोल ले लेकिन उसको सब सहन कर लेना चाहिए। करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, भावुक होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। और लड़के लड़के बचपन से ही मतलब एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, साहस होना चाहिए, वीरता होनी चाहिए उनमें, तो वो लड़के हैं। गजब की मतलब फालतू की चीज थी भाई ये तो। मतलब ऐसा क्या होता है, कोई कुछ भी बोला जाए हम लड़कियां सहन करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर आपका सोशलाइजेशन के ऊपर मीन्स की जो सामाजिककरण के ऊपर, औपचारिक अनौपचारिक संगठन। देखो औपचारिक कौन सा होगा? स्कूल, सोसाइटी, है ना। और आपका अनौपचारिक कौन सा होगा? घर, फैमिली। तो वही चीज जो मैंने अभी पहले वाली क्लास में बताया, सेम वही रहेगा कि रोल क्या रहेगा आपकी फैमिली का और क्या नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे समान शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, समानता का व्यवहार मीन्स दोनों के साथ, लड़की लड़के दोनों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं तो लड़कों पे फोकस किया जाए, लड़कियों पे ना किया जाए, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सर्वांगीण विकास के कार्य मतलब जो भी काम करवाए जा रहे हैं दोनों के पक्ष में होने चाहिए। उचित चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण। अगर आप लड़कियों को नीचा दिखा रहे हैं तो लड़कों को भी दिखाइए, अगर लड़कों को ऊंचा बना रहे हैं तो लड़कियों को भी ऊंचा बनाइए। तो मतलब वहां पर उनके कैरेक्टर को सही करना है। ऐसा नहीं है लड़कियां बिगड़ी जा रही हैं तो कोई ना भाई लड़कों पे ध्यान देना है ना, दोनों पे देना है। पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता, तो ये सारी चीजें मतलब आपके जितने भी काम हैं फैमिली में वो दोनों को समान लेकर चलना चाहिए, अन्यथा आपकी जो लड़की है वो डेफिनेटली कमजोर होने वाली है। बस भाई थक गई मैं। ये सारे आपके यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, और उसके बाद यहाँ आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में अपने आप लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है। परिवार के लिए संबंधित कार्य मतलब फैमिलियर बहुत 15 के आसपास यहाँ दिए हैं, तो आप यहाँ पर बिना नंबरिंग डाले अपना आंसर लिख सकते हो। आई होप कि ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बार बार एक ही चीज को पढ़ाते पढ़ाते मैं बोर हो गई हूँ सीरियसली, क्योंकि पूरे उसके अंदर सेम चीज है, लड़की लड़का लड़की लड़का। और ये तो आपको अच्छे से लिख कर आना है कल का पेपर, और बहुत अच्छे से आपका पेपर हो जाए। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। अपने कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनको प्लीज चैनल शेयर कीजिए, जो भी एग्जाम आपके साथ दे रहा है उनको। थैंक यू।